अंडरस्टूड व्हेन नॉट, जब उससे कोई समझ नहीं रहा है तो, समझ नहीं पा रहा है तो, उसकी तो कैपेसिटी है समझने की, जब उसको समझा नहीं जा रहा है तो अंडरस्टूड नहीं हुआ। जैसे मालूम मैं आपको समझा रहा हूँ, ठीक है, और आप समझ नहीं पा रहे हो, तो आप नहीं समझ पा रहे हो मतलब आप मुझे अंडरस्टूड नहीं कर पा रहे हो, तो मुझे अगर गुस्सा आ जाता है तो ये हो गया अंडरस्टूड व्हेन नॉट। एंगर, वेक्सेशन, इरिटेबिलिटी, फ्रेटफुल एंड बैड टेम्पर व्हेन अंडरस्टूड नॉट। लॉरस इज द ओनली मेडिसिन, बहुत अच्छी मेडिसिन है, ऑटिज्म में काम आती है दवाई। वेकिंग ऑन, अब तक सोया हुआ था अब जाग गया मैं, जब उसको कॉन्शियसनेस आ जाए तब भी वेकिंग ऑन, जब उसको समझ आ गई ओफो मैंने क्या किया, ठीक है, या मुझे अब समझ में आया, तो ये है जो सो के जागना है ज्योति का, वो भी सही है, गलत नहीं है, ठीक है। तो वेकिंग ऑन, जब जागे तब उसको ये सब एंगर वेंगर, तो जागने का मतलब हो गया जब उसको समझ आ जाए, जब वो कॉन्शियस हो जाए, जब उसकी इग्नोरेंस जो है वो चली जाए और उसको हालात का सही जजमेंट होने लगे। जो नींद में होता है और जागने में होता है वो समझ लो ना, नींद में क्या क्या है हमें पता ही नहीं चल रहा, हम कहाँ हैं, क्यों हैं, कैसे है, तो वो सब जब पता चले ओफ ये ऐसे है, ठीक है ना, तो ये है वेकिंग ऑन, ठीक है। काली कार्ब, ग्लाइकोपोडियम, फास्फोरस, सैनिकुला, ट्यूबरकुलिनम, बहुत अच्छी मेडिसिन है। हम वेकिंग वाला रूब्रिक और आगे बहुत जगह यूज करेंगे, ये बहुत अच्छा रूब्रिक है। नेक्स्ट है एंजाइना पेक्टोरिस। एंजाइना पेक्टोरिस, हार्ट का पेन, एंजाइना पेक्टोरिस, लेकिन डिफाइन करना जरूरी है। सडन ब्रीफ अटैक ऑफ चेस्ट पेन और डिस्कम्फर्ट caused by deficient oxygenation of heart muscles, हार्ट के मसल को ऑक्सीजन प्रॉपर नहीं मिल रही है, तब जो चेस्ट में पेन होता है, हार्ट रीजन में पेन होता है, तब कंडीशन को कहेंगे एंजाइना पेक्टोरिस। और ये ऑक्सीजन कब कम मिलती है, जब इम्पेयर्ड ब्लड फ्लो हो जाएगा टू द हार्ट, यानी कि कोरोनरी आर्टरी के सप्लाई में ऑब्स्ट्रक्शन आ जाना, बाधा पहुंचना, एम्बोलिज्म आ जाना, या नैरो हो जाना, ब्लॉकेज हो जाना, क्लॉट हो जाना, ये सब कारण बनते हैं एंजाइना पेक्टोरिस के। एंजाइना पेक्टोरिस तो तभी खत्म हो गया जब चेस्ट पेन और डिस्कम्फर्ट है बिकॉज ऑफ डेफिशिएंट ऑक्सीजन सप्लाई टू द हार्ट। अब इसके सब रूब्रिक्स बहुत काम के हैं, अगर कभी जिंदगी में मिले इस तरह के केस तो दवाई दे के देखना। मेरी एक फ्रेंड है, मेरी बैचमेट थी, वो बहुत बढ़िया काम करती है हार्ट के ऊपर, वो बताती हैं कि ऐसे पेशेंट निकल जाते हैं। तो एंजाइना पेक्टोरिस ग्रुप ऑफ मेडिसिन हो गया। नेक्स्ट है कंस्ट्रिक्शन ऑफ थ्रोट विद, ऐसा लगता है कि गला कंस्ट्रिक्ट हो रहा है, सिंगल मेडिसिन है, सोच के देखो पेशेंट एमआई से निकल जाएगा। टेबेकम इज द मेडिसिन। कंस्ट्रिक्शन ऑफ थ्रोट विद एंजाइना पेक्टोरिस, कंस्ट्रिक्शन ऑफ थ्रोट विद हॉट ड्रिंक्स एम्बुलेट, गर्म पानी पीने से उसको आराम मिल रहा है। स्पाइजेलिया सिंगल मेडिसिन है। लाइज ऑन नीज विद बॉडी बेंट बैकवर्ड, मुझे तो इसको समझने में बहुत देर लगी, मुझे ऐसे कैसे सोएगा कोई। लाइज ऑन नीज विद बॉडी बेंट बैकवर्ड, फिर मैं समझ गया ओहो ये है ये। जैसे वज्रासन में बैठते हैं ना, तो बैठेंगे नहीं, वो पीछे की तरफ पूरा ही लेट जाएगा, घुटने तो इधर बेड पे है, उधर उसका सिर भी बेड पे है, तो यूं करके लेटेगा, ठीक है। रूब्रिक है नक्स ओमेगा इज द मेडिसिन, अगर कोई ऐसा होता है तो वही दे देना। लेकिन अगर जब कोई ऐसा पेशेंट मिल जाएगा ना, तो नक्स ओमेगा उसको एमआई से निकाल देगी, इसमें कोई शक नहीं है, ये तो मेरा भरोसा है इस फाटक रिपर्टरी का। पेन एक्सेसिव, बहुत तेज पेन है, एक्सेसिव पेन है, अगरिकस इज द ओनली मेडिसिन। देखो ना एक एक दवाइयां लिखी हुई है, हो सकता है 15 साल में, 20 साल में, 40 साल में एक ही पेशेंट अपने को मिले, लेकिन जब मिल गया तब क्या होगा, ठीक है। पेन एक्सेसिव, ठीक है, बहुत तेज पेन है, अगरिकस ओनली मेडिसिन। एंजाइना फिनिश। नेक्स्ट इज एंगल्स। एंगल्स मीन कोने, कॉर्नर्स, स्किन के फोल्ड्स वगैरह, इनको इन्होंने एंगल बोला है, लेकिन मेडिसिन नहीं है, छोड़ो। नेक्स्ट इज एनिमेशन, चीयरफुल, नो मेडिसिन। एंकल्स, एंकल तो आप जानते हो, एंकल रीजन, एंकल जनरल रूब्रिक। एंकल ब्रेक्स, अब ये एंकल ब्रेक क्या हुआ, यहाँ ये टूट के अलग हो गया, एंकल के बाद वाला हिस्सा ऐसा थोड़ी है। इसका मतलब ये है कि यहाँ के टेंडेंस का टूटना, खिंचना, ये है इस एंकल ब्रेक का मतलब, जो मैं समझ पाया। एंकल बर्निंग, सी हीट। काफ टू यानी कि एंकल्स टू काफ, एंकल से लेकर के काफ तक अगर कुछ भी पैथोलॉजी है तब ये रूब्रिक लिया जाएगा। सिंगल मेडिसिन,
मेनिंथस। काफ 2 कैरीज ऑफ बोन, एंकल कैरीज ऑफ बोन। हील की जो बोन है, एंकल की जो बोन है, लोअर एंड ऑफ द टिबिया और फिबुला और अपने कलकेनियल बोन, इनमें से किसी का भी हो जाएगा कैरीज। कोल्ड, एंकल कोल्ड, बाकी सारी बॉडी नहीं है, ओनली एंकल कोल्ड, ठंडा है एंकल। क्रैकिंग इन, चलने में क्रैकिंग की आवाज आ रही है और घुटने में नहीं आ रही है, ओनली एंकल में आ रही है। क्रैम्प्स, एंकल में क्रैम्प हो रहा है, एंकल में क्रैम्प हो रहा है। क्रैम्प, फीट प्रेस्ड ऑन फ्लोर एम्बुलेट, एंकल में क्रैम्प है लेकिन जैसे ही फीट को प्रेस किया अपना फ्लोर पे तो वो क्रैम्प नहीं फील हो रहा है। तो टोज इन टू, एंकल से टोज तक क्रैम्प है। तो इरप्शंस ऑन, कोई भी डिजीज के इरप्शन हो, चाहे वो एक्जिमा का हो, लाइकन हो, कोई भी इरप्शंस हो, फंगल इन्फेक्शन हो, एंकल पे है तो ये ग्रुप ऑफ मेडिसिन। फिस्चुलस ओपनिंग, एंकल रीजन में फिस्चुला बन गया हो। गिव वे आफ्टरनून, एंकल गिव वे, sudden feeling of instability or collapse at the ankle where the person feels the ankle fails to support body weight, often causing a stumble or fall। instability हो गई, weak हो गया, support body को नहीं कर पा रहा है वो एरिया और उसके कारण लड़खड़ा रहा है या गिर रहा है। और वो कब? शाम के समय, आफ्टरनून। कैमोमिला इज द ओनली मेडिसिन। कब होता है ऐसे? जब लिगामेंट इंजरी हो जाएगी, कोई स्ट्रेन हो जाएगा, स्ट्रेन हो जाएगा और उसकी इनकम्प्लीट हीलिंग है। हीलिंग हो गई, मजबूत हो गया, लेकिन हीलिंग कंप्लीट नहीं हुई। जो मसल्स है इस एरिया के वो वीक हैं। कब वीक होते हैं? हाइपोथायराइडिज्म में और मस्कुलर डिस्ट्रॉफी में। तो पेशेंट हमें आके क्या बोलेगा? मेरे एंकल जो है ना ऐसे हैं कि मैं स्लिप हो जाता हूँ, मुझे वीक लगता है इस एरिया में, मैं चलते चलते लड़खड़ा के गिर जाता हूँ, मेरा एंकल ट्विस्ट हो जाता है, मुझे पता भी नहीं चलता, विदाउट वार्निंग हो रहा है ये। जब बार बार स्प्रेन हो जाएगा, क्रोनिक एंकल इंस्टेबिलिटी कहते हैं इसको, या यहाँ के जो लिगामेंट है वो लैक्स हो गए, फ्लैट फुट है, हाइपोथायराइडिज्म है या कोई पहले की मसल इंजरी है, तब ऐसा होता है। तो पेशेंट क्या बोलेगा कि मैं चलते चलते समय एंकल इतना कमजोर हो गया है कि वो मुड़ जाता है, बैलेंस बिगड़ जाता है। ये पेशेंट बोलेगा आकर के, ये हो गया एंकल गिव वे। हम रूब्रिक पढ़ रहे हैं आफ्टरनून, तो शाम को अगर ऐसा हो रहा है तो ये मेडिसिन है। गिव वे होता तो मैंने जो आपको डिटेल बताई है वो होता। एंकल हीट, इस रीजन में हीट होना। एंकल हैवी, भारी लगना। पेनफुल हैवी, क्यूप्रम ओनली मेडिसिन। एंकल इन्फ्लेम्ड, सूजन आ जाना, इन्फ्लेम्ड हो जाना। एंकल इचिंग, विदाउट इरप्शन जब इचिंग होती है तब ओनली इचिंग यूज किया जाता है, अगर इरप्शन है तो वो इरप्शन देखा जाएगा। इचिंग एंकल। जर्किंग, झटका लगना। लेमनेस, लेमनेस क्या होता है? ऐसी इंजरी जिसके बाद में पार्ट वीक हो जाए, इनइफेक्टिव हो जाए, उसको बोलते हैं लेम। अपने पढ़ते हैं ना, सोर, ब्रूज, लेम फीलिंग। लेम क्या हो गया? इंजर्ड पार्ट का वीक हो जाना, इनइफेक्टिव हो जाना, उसका यूज ना हो पाना, इज द लेमनेस। नर्वस, इसको मैं नहीं समझ पाया ये क्या है। एंकल नर्वस, आई कुड नॉट अंडरस्टैंड। एंकल नाइट एग्रावेट, एंकल का कुछ भी हो गया है, वो रात को तकलीफ बढ़ रही है। नंबनेस, सुनपन। पैरालिसिस, ओनली एंकल का पैरालिसिस, एब्रोटेनम इज द ओनली मेडिसिन। पैरालिसिस, सेंसेशन ऑफ, ड्रोसरा सिंगल मेडिसिन। एंकल स्प्रेन, स्प्रेन तो जानते हैं ना, मुड़ जाना, खिंच जाना, ठीक है। एंकल स्प्रेन, एज इफ, ऐसा कि जैसे स्प्रेन हो गया है, ठीक है। स्टिफनेस, जकड़ गया है एंकल, फ्रीली मूव नहीं कर पा रहा है। स्टिफनेस। स्वेटिंग ऑन, केवल वहां पे पसीना और कहीं भी नहीं। एंकल स्वेलिंग, सूजन है, पैथोलॉजी नहीं पता, तब बड़ा रूब्रिक। अगर कोल्ड में स्वेलिंग है, एस्फेटिडा ओनली मेडिसिन। डायबिटीज इन अर्जेंटम मेट, इवनिंग, शाम को। फुट कैन नॉट यूज, पैर यूज नहीं कर पा रहे आगे का हिस्सा स्वेलिंग की वजह से। पेनफुल स्वेलिंग, लीडम इज द ओनली मेडिसिन। पेनफुल स्वेलिंग ओवर द एंकल। सिटिंग लॉन्ग आफ्टर, बहुत लोग आते हैं ना, बैठे बैठे पैर सूज गए, तो अगर ओनली एंकल सूजे तब लेना, पैर नहीं है ये, यही तो बात है। अभी कह के आगे हम निकले हैं कि वर्ड्स का सही सिलेक्शन करना बहुत जरूरी है। सही शब्दों का इस्तेमाल करेंगे तो गलतियां नहीं करेंगे। यहाँ क्या है?
सिटिंग लॉन्ग आफ्टर स्वेलिंग किसकी, एंकल की, ओनली एंकल पे है, ऊपर नीचे कहीं भी नहीं है, ठीक है। टेंशन, एंकल में टेंशन, तनाव, तन गया, टाइट। टोज टू, एंकल से टोज तक, क्या है, कोई मतलब नहीं है। ट्यूमर्स, यहाँ का ट्यूमर। टर्न्ड इजीली, आसानी से मुड़ रहा है। मीडो इज द ओनली मेडिसिन, हाइपोथायराइडिज्म में बहुत कॉमन है ये। टर्न्ड इजीली। अल्सर्स, एंकल पे अल्सर हो गए। एंकल अपवर्ड्स, एंकल से लेके ऊपर तक। वॉकिंग एग्रावेट, चलने पे तकलीफ बढ़ना। एम्बुलेट, बेटर हो गया। एंकल वीक, वीक एक अम्ब्रेला टर्म हो गया, टर्न भी इजी हो जाएगा, स्प्रेन भी इजी हो जाएगा, तब ये वर्ड यूज किया जाएगा। टर्न्ड इजीली नहीं, हम वीक यूज करेंगे, ठीक है। बहुत सारी दवाइयां हैं, कैलकेरिया, कार्बोएनामेलिस, अच्छी दवाइयां हैं, ये सारी की सारी दवाइयां हाइपोथायराइडिज्म की अच्छी दवाइयां हैं। चिल्ड्रन व्हेन लर्निंग टू वॉक, जब बच्चा चलना शुरू कर रहा है, सीख रहा है, तब वीक एंकल होना। तो वीक होने का क्या मतलब हो गया, टर्न भी जल्दी हो रहा है, स्प्रेन भी हो रहा है, वजन भी नहीं झेल रहा है, ठीक है, उस पे वेट बेयर नहीं कर पा रहा है, तब ये वीक एक जनरल। वीक क्या होता है, देखो शायद पिछली या उससे पिछली क्लास में भी ये वर्ड आया था। वीकनेस को आप उस ऑर्गन के फंक्शन से अंडरस्टैंड करेंगे। जैसे मान लो हमारे जो ब्रेन है उसके फंक्शन क्या क्या है, मेमोरी है, ठीक है, स्पीच है, बैलेंसिंग है, जितने भी तरह के फंक्शंस हैं, अब ये सारे के सारे कमजोर हो गए, यानी कि अच्छे से हम उनका यूज नहीं ले पा रहे हैं, परफॉर्मेंस पुअर हो गई। हाथ का क्या काम है, होल्ड करना, ठीक है, होल्ड करना, ग्रिप करना, उंगलियों का अलग है, ये पूरा अलग है, 2-3 तरह के अलग अलग इसके वाइडली अपने फंक्शन देख सकते हैं, लेकिन ये वो काम ना कर पाए, बटन बंद नहीं होता, खाना खाया नहीं जाता, हाथ से चीज छूट रही है, ये वीक हो गया। तो एंकल वीक क्या हो गया, एंकल का क्या काम है कि एंकल बाकी बॉडी को अपने ऊपर खड़ा कर रहा है, बैलेंसिंग कर रहा है, ठीक है, तो वो बैलेंस और वेट बियरिंग प्रॉपर नहीं कर पाएगा, तो होगा क्या, स्प्रेन हो जाएगा, गिर जाएगा, ये होगा, वो हो गया। लेकिन वीक को हम स्प्रेन से नहीं देखेंगे, अगर केवल स्प्रेन है तो स्प्रेन लगेगा, वीक है तो वीक लगेगा, ठीक है। तो उस ऑर्गन का फंक्शन प्रॉपर नहीं कर पाना इज द वीकनेस। तो एंकल वीक ये हुआ। चिल्ड्रन वाइल लर्निंग टू वॉक, मैंने आपको बता दिया। अनॉयड इजीली, अनॉयड इजीली ऊपर आ चुका है, सताने वाला है ना अनॉय, ठीक है, बैड टेम्पर में आया था ना, तो ये हो गया इजीली सताया जा सकने वाला। क्या हो गया, फीलिंग और शोइंग एंग्री और इरिटेशन, और ये जब इजी हो रहा हो, एंटीमोटार्ट सिंगल मेडिसिन दी हुई है। एनोरेक्सिया, एपेटाइट लॉस्ट, नो मेडिसिन, नो डिस्कशन। आंसर्स अवर्जन टू, आंसर्स अवर्जन टू, पहले तो आंसर हो गया, आंसर क्या होता है, क्वेश्चन के रिजल्टिंग इन, जो भी हम रिप्लाई करते हैं दैट इज आंसर। अवर्जन टू मतलब उसको नहीं देना है, पसंद नहीं है आंसर करना। आंसर्स हेस्टीली, जल्दी जल्दी, एकदम तुरंत। हेस्टी का मतलब पूरा सेंटेंस जल्दी बोल रहा है वो नहीं है, जैसे हमारे रिस्पेक्टेड डॉक्टर सुनीता बोलती है ना, उतना फास्ट बोलने वाले नहीं है, ये है हेस्टी स्पीच। ये आंसर हेस्टी नहीं है, आंसर हेस्टी में केवल आंसर से हेस्टी आएगा, केवल उतना पार्ट, आंसर जो है ना वही हेस्टी है, बाकी वो नॉर्मल जैसे उसको बात करनी है, जिस टोन में स्पीड में वैसे बात करेगा। तो ये है आंसर हेस्टीली। आंसर्स इमेजिनरी क्वेश्चन, इमेजिनरी क्वेश्चन ये इररेलेवेंट से अलग है। इमेजिनरी किसको बोलेंगे, खुद ही प्रश्न सोच रहा है, मतलब उसको लगता है कि ये पूछा गया है, उसका आंसर दे रहा है। और इररेलेवेंटली क्या होता है, पूछा कुछ है, आंसर कुछ और है। हम पूछ रहे हैं कि आज क्या डेट है, हमने तो डेट पूछी है, वो कुछ और ही बोलेगा, मैंने शाम को खाना नहीं खाया। क्वेश्चन कुछ और है, आंसर कुछ और है, ये क्या हो गया, इररेलेवेंटली। रेलेवेंस नहीं है, हो सकता है उसने आंसर सही किया हो कि उसने रात को खाना नहीं खाया, मतलब उसकी स्टेटमेंट राइट हो सकती है, लेकिन क्वेश्चन तो ये नहीं था ना। इररेलेवेंट का मतलब है जब वो रेलेवेंट ही नहीं है, जब वो उस क्वेश्चन का आंसर ही नहीं है, किसी और क्वेश्चन का आंसर है। तो ये हो गया आंसर इररेलेवेंटली। हाइसाइमस, फास्फोरस, स्ट्रामोनियम, साइलिशिया, बहुत अच्छी दवाइयां हैं। ये क्वेश्चंस, ये अपना रूब्रिक्स है ना, ये काम आते हैं। कब काम आएंगे जी, जब पेशेंट उस तरह की सीरियस कंडीशंस में है जहां उसका सेंसोरियम डिस्टर्ब हो गया है, तो वहां पे आंसर रॉन्ग हो गए, बोल तो रहा है लेकिन कुछ और बोल रहा है, तो क्या आंसर कर रहा है, यहां से हम एंट्री लेकर के पेशेंट को उसकी कंडीशन से निकाल सकते हैं। आंसर मोनोसिलेबल,
मोनोसिलेबल, मोनो मीन्स सिंगल, सिलेबल मीन्स वर्ड, हाँ ना में उत्तर देना। हमने पूछा था कुछ, वो बिल्कुल छोटा सा इतना सा आंसर देगा। जब बहुत शॉर्ट सिंगल वर्ड आंसर हो तब मोनोसिलेबल बोलेंगे। आंसर बड़ा किया जा सकता है लेकिन उसको इतना छोटा कर देगा, दे रहा है वो करेक्ट भी है, ये मोनोसिलेबल हो गया। नोड्स बाई, उससे भी छोटा हो गया, ये नोडिंग होती है, ठीक है। गर्दन को अफर्मेटिवली और ये नेगेटिवली उसको नोड कर देना इज नोड्स बाई। रिफ्यूज टू, आंसर देना, इनकार, रिफ्यूज। कल क्या खाया था, नहीं बताऊंगा, नहीं बताऊंगा, नहीं आंसर दूंगा, ये साइलेंस नहीं है, नहीं बताऊंगा। रिफ्यूज कर रहा है वो, साइलेंट नहीं है, देखो ध्यान रखना। रिलेक्टेंटली, रिलेक्टेंटली मीन्स बिना इच्छा के, उसको मन नहीं आंसर करने का, रिलेक्टेंस है। रिपीट्स क्वेश्चन देन आंसर्स। रात को क्या खाया था, तो पहले रिपीट करेगा, रात को क्या खाया था, रात को मैंने खाया था, ये हो गया रिपीट क्वेश्चन। बहुत लोग करते हैं, जिनकम इज द ओनली मेडिसिन। आंसर्स स्लोली, स्लो का मतलब वॉल्यूम में स्लो नहीं है। क्वेश्चन किया, पॉज आएगा, बोलना शुरू होगा, धीरे धीरे कुछ शब्दों में बात को स्लोली कंप्लीट करेगा। आंसर्स स्लोली। आंसर्स देन स्लीप्स, आंसर्स देन स्लीप्स। आंसर देगा फिर वो सो जाएगा, सो जाएगा या अनकॉन्शियस हो जाएगा, दोनों में यही रूब्रिक यूज होगा। अर्निका वेप्टिशिया एसएमएस फॉस्फोरिक एसिड मेडिसिन है। हमने पूछा, आंसर कंप्लीट देगा, फिर वापस आंखें बंद, एज इफ पेशेंट सो ही गया हो। अब चाहे सो गया हो, चाहे वो सेमी कॉन्शियस स्टेज में हो, ये हमारा सब्जेक्ट नहीं है। वो किसी भी हालत में उस स्टेट से अलग स्टेट में चला जाए और वो एक्टिव स्टेट नहीं हो। आंसर्स देन स्लीप्स। एंटागोनिज्म विद सेल्फ। एंटागोनिज्म होता है एक्टिवली एक्सप्रेस्ड अपोजिशन और हॉस्टिलिटी। एक्टिवली एक्सप्रेस्ड अपोजिशन, जैसे मान लो आप मेरे किसी बात से सहमत नहीं हो और आप चुप हो, डिसएग्री हो, लेकिन नहीं, जब विरोध करेगा, नहीं ऐसा नहीं हो सकता, उसने एक्टिवली एक्सप्रेस किया है अपने विरोध को, अपने अपोजिशन को, ये है एंटागोनिज्म और ये उसका स्वभाव है, एडजेक्टिव रूब्रिक है। तो वो अपने अपोजिशन को एक्सप्रेस करता है और हॉस्टिलिटी भी। ओके, दिस इज एंटागोनिज्म विद सेल्फ। सेल्फ ये तो हो गया दूसरे के लिए एंटागोनिज्म। सेल्फ का मतलब है खुद से, मैंने ही कुछ किया हो और फिर मैं खुद ही अपनी बात का पुरजोर एक्सप्रेस करते हुए विरोध कर रहा हूं, नहीं ये मेरी भूल थी जो मैंने ये किया, मुझे ऐसा नहीं करना था। एक्सप्रेस कर रहा है अपने अपोजिट बिहेवियर को, तब ये एंटागोनिज्म विद सेल्फ यूज किया जाएगा। नेक्स्ट रूब्रिक इज एंथ्रेक्स। एंथ्रेक्स बीमारी का नाम है, एनिमल्स को होती है ना वो डिजीज, जो बैक्टीरियल डिजीज है, जो ट्रांसमिट होके ह्यूमन बीइंग में भी वो कुटेनियस अल्सरेशंस, नोड्यूल्स प्रोड्यूस कर देता है और न्यूमोनिया भी हो जाता है और ये फैटल होता है ह्यूमन बीइंग के लिए। तो ये डिजीज एज इट इज एंथ्रेक्स। नेक्स्ट रूब्रिक है एंथ्रोपोफोबिया। एंथ्रोपोफोबिया कोमा करके है बैशफुल। एंथ्रोपोफोबिया जो होता है ये फियर ऑफ पीपल और ह्यूमन कंपेनियनशिप होता है। इंसानों के साथ रहना नहीं चाहेगा, उनसे डरेगा। इंसानों के साथ नहीं, जानवरों के साथ रह लेगा, अकेला भी रह लेगा, लेकिन इंसानों के साथ नहीं रहेगा। कोमा करके लिखा हुआ है बैशफुल। बैशफुल मीन्स शाय, शर्मीला, टिमिड, बैशफुल होता है। तो ऐसे लोग लोगों से दूर रहते हैं, कटे कटे रहते हैं, उनको लोगों के पास नहीं रहना, लोगों से बात नहीं करनी, लोगों की कंपनी नहीं चाहिए। तो ये शाय, बैशफुल या एंथ्रोपोफोबिया रूब्रिक उनके लिए लगेगा। एंटीसिपेशंस। एंटीसिपेशन क्या होता है, हिंदी में समझोगे आसान हो जाएगा। पूर्वाभास। पूर्वाभास, पूर्व प्लस आभास। पूर्व मीन्स पहले, आभास मीन्स पता चल जाना, ठीक है। तो पता चल के क्या करेगा, तो एंटीसिपेशन की डेफिनेशन क्या हुई, ए प्रायर एक्शन दैट टेक्स इनटू अकाउंट और forestalls a later action, act of looking forward, visualization of the future event or state।
फ्यूचर इवेंट या स्टेट को विजुअलाइज करके अभी एक्शन लेना शुरू कर देना या ऑटोमेटिकली हो जाना इज द एंटीसिपेशन। ट्रेन छूट जाएगी तो लगता है कि ट्रेन छूटी जाएगी, ऐसा तो वो बिना काम से उतावला हो रहा है, जबकि अभी तो टाइम बाकी है, अभी ट्रेन छूटी नहीं है। ये सब कुछ क्या हो गया? विजुअलाइजेशन ऑफ ए फ्यूचर इवेंट और स्टेट। वो स्टेट जो ट्रेन छूटने के बाद होने वाली है वो उसकी बिना छूटे और पहले ही हो रही है। वो इतना लुकिंग फॉरवर्ड कर रहा है जो लेटर होने वाले एक्शंस को प्रेजेंट में अभी वो ले रहा है। ये है एंटिसिपेशन। एंटिसिपेशन तो ये हो गया एंड एग्रावेट फ्रॉम। जब वो एंटिसिपेट कर लेता है तो एग्रावेट हो जाता है या कंडीशन डेवलप हो जाती है। एंड एग्रावेट फ्रॉम, ठीक है। जैसे ट्रेन छूटने के बाद में जो होना चाहिए था वो उसको अभी हो रहा है। एंजाइटी, घबराहट, पसीना, स्पीच में स्लरिंगनेस, उतावलापन, यूरिन का बार बार आना, स्टूल का बार बार आना, ये एंटिसिपेशन के समय जो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम के एक्टिवेशन की जो साइंस हैं वो उसको आ जाते हैं बिना वो काम हुए, इनके पहले ही। दिस इज एंटिसिपेशन एंड एग्रावेशन फ्रॉम। एंटिसिपेशन एंड एंटिसिपेशन डिजीज कंडीशन ऑफ। बीमारी को भी वो पहले ही आभास करके, हार्ट अटैक अगर आ गया तो जो होने वाला है वो मुझे अभी हो रहा है, बस मुझे तो आ ही गया, जबकि है कुछ भी नहीं। डिजीज कंडीशन को अज्यूम कर लेता है। कोविड को लोगों ने अज्यूम किया था। लोगों ने घरों में सिलेंडर ऑक्सीजन के जमा कर लिए थे, दवाइयां जो भी उनको लगता था कि इन दवाइयों से हमारा कल्याण हो जाएगा, वो दवाइयां घर में जमा कर ली थी। ये था डिजीज कंडीशन ऑफ। आर्सेनिक है ना इसमें, प्रेनिया, चाइना, सल्फर, नेक्टरम्यूर, नेक्सोमिका, आर्सेनिक, ये दवाइयां हैं। तो आर्सेनिक यूं फालतू नहीं दी हुई लोगों ने कोविड के दौरान, इसलिए दी थी। तो डिजीज कंडीशन को लोगों ने एंटीसिपेट किया था। नेक्स्ट है एंटी सोशल। एंटी सोशल, एंटी बने अगेंस्ट, सोशल मीन्स समाज, समाज के विरुद्ध। अब समाज के विरुद्ध एक ही मेडिसिन, ऑफ कोर्स सिफिलिनम, बहुत ज्यादा मतलब डिटेल जाने की जरूरत नहीं है। लेकिन हुआ क्या, किसको बोलते हैं एंटी सोशल? जो सामाजिक परंपराएं हैं, जो सामाजिक रीति रिवाज है, जो सामाजिक वातावरण हमारे बना हुआ है, कपड़े पहन के रहना है, घर के बाहर जाने से ये करना है, इसको ऐसा रहना है, उसको वैसा करना है, बड़ों का आदर करना है, फीमेल को, गर्ल्स को रिस्पेक्ट देनी है, उनको ट्रबल नहीं करना है, अपने जो भी पेरेंट्स वगैरह को, बड़ों को, टीचर्स को रिस्पेक्ट देनी है, शादी ऐसे करनी है, बच्चों के साथ ऐसा व्यवहार करना है, अपने पड़ोसियों के साथ ऐसा व्यवहार करना है, अपने कंट्री के साथ ऐसा व्यवहार करना है। ये एक सोशल नॉर्म्स कहलाते हैं। और कोई पर्सन अगर उनके अगेंस्ट हो जाए, नहीं ये नहीं, बिल्कुल अपोजिट। एंटी मीन्स तो बिल्कुल अपोजिट होता है, ठीक है। सिफलिनम इज द मेडिसिन, एंटी सोशल। क्लियर हो गया? रिपर्टरी का आज का सेक्शन अपन अभी कंक्लूड करेंगे।